हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का राजस्थान एकेडमी पर। मैं प्रवीण सिंह आप सभी लोगों के साथ में इस वीडियो के माध्यम से बात करने वाला हूं आज हमारे ईएमआरएस का जो सब्जेक्ट स्पेसिफिक नॉलेज का पोर्शन है उसके बारे में। सब्जेक्ट स्पेसिफिक नॉलेज के अंतर्गत आपने देखा होगा कि हमारे पास फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी तीनों के पोर्शन के बारे में बात करनी है। तो हमने सबसे पहले फिजिक्स के पोर्शन को कंप्लीट कर लिया है, ठीक है। हालांकि किसी विद्यार्थी को लग सकता है कि ये चीज नहीं पढ़ाई, ये चीज नहीं पढ़ाई, तो आप बेझिझक चैट बॉक्स के अंदर लिख के बता सकते हो कि आपको कहाँ पर कमी लग रही है ना। वैसे मैंने आपको बताया है कि मैं अभी भी फिजिक्स को जो है कुछ न कुछ इसमें जो भी नई चीजें ऐड करने लायक होगी वो ऐड करता रहूंगा, लेकिन एक बार जो है मेजर पोर्शन जो फिजिक्स का मुझे पढ़ाना था वो मेरी ओर से कंप्लीट हो गया है। वैसे फिजिक्स कभी पूरी होती नहीं है ना। तो मैं अलग अलग जो राज्यों के लैब अटेंडेंट के पेपर होते हैं या जो अलग अलग जैसे एम्स में है, डीआरडीओ में है, या इसके अलावा भी जो एनवीएस केवीएस के जो अलग अलग पेपर्स है उनके अंदर देख रहा हूँ कि जहाँ कहीं भी अगर कुछ ऐसी नई चीज मिली जो मैंने पढ़ाई नहीं होगी तो वो चीज जो है कवर करने के लिए मैं अलग से आप लोगों के लिए वीडियोस अवेलेबल करवा दूंगा, है ना। तो आपको किसी को भी टेंशन लेने की जरूरत है नहीं। हमने फिजिक्स का जैसे पहले थ्योरी पोर्शन कंप्लीट किया, उसके बाद लैब वर्क का नॉलेज लिया और उसके बाद उसके जो भी लैब इक्विपमेंट्स थे उनके बारे में बात करी। वैसे ही अब जो है मैं आज एक नई सब्जेक्ट यानी एक नया पोर्शन स्टार्ट करने जा रहा हूँ, जिस पोर्शन को हम कहेंगे रसायन विज्ञान यानी केमिस्ट्री। क्या कहेंगे? रसायन विज्ञान यानी केमिस्ट्री। तो हम बात करने वाले हैं आज नए पोर्शन रसायन विज्ञान के बारे में। तो सबसे पहले अपन जानेंगे कि रसायन विज्ञान आखिर होता क्या है या केमिस्ट्री है क्या। तो केमिस्ट्री का बेसिक मीनिंग तो केवल ये है कि हम किसी न किसी रसायन के बारे में इसके अंतर्गत पढ़ते हैं, ठीक है। लेकिन अगर इसकी डेफिनेशन कोई पूछे आपसे या ऐसे ही मैं बताना चाहूँ आपको, क्योंकि पूछेगा कोई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में तो डेफिनेशन नहीं, लेकिन फिर भी आपको पता होनी चाहिए ताकि आप जो है अपने को समझ जो है सब्जेक्ट की वो विकसित हो सके। तो आपको जो है ये पता होना चाहिए कि विज्ञान की अलग अलग शाखाएं होती है ना। विज्ञान की क्या होती है? अलग अलग शाखाएं होती है, अलग अलग भाग होते हैं। उन्हीं भागों के अंतर्गत एक भाग अपने जो है वो कहलाता है क्या? रसायन विज्ञान। तो सर जो ये एक भाग है इसके अंतर्गत अपन क्या पढ़ेंगे? क्योंकि अलग अलग भागों में अलग अलग चीजें पढ़ेंगे, तो इसमें अपन क्या पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो इसमें बात करते हैं कि हमारे पास में जैसे देखो इसमें क्या बात करेंगे हम। तो इसके अंतर्गत अपन बेसिकली बात करने वाले हैं जो आपके पदार्थ है, अलग अलग जो चीजें आपको अपने चारों तरफ दिखाई देती है उन चीजों के बारे में और उनके गुणों के बारे में कि उनके अंतर्गत क्या गुण पाए जाते हैं, और साथ ही साथ उनकी संगठन यानी उनका कंपोजिशन कैसा है, साथ ही साथ उन परमाणुओं की संरचना यानी स्ट्रक्चर जो है वो कैसा है, इन सभी के बारे में पढ़ते हैं। और पदार्थ की जो अवस्था में परिवर्तन होता है एक अवस्था से दूसरी अवस्था, जैसे द्रव से आपका ठोस, ठोस से गैस, है ना, मतलब लिक्विड से सॉलिड, सॉलिड से गैस, गैस से सॉलिड, सॉलिड से लिक्विड, इस प्रकार की जो ये अवस्था में परिवर्तन होता है, स्टेट्स के अंदर जो परिवर्तन होता है, ये सब के बारे में अपन स्टडी किसमें करते हैं? केमिस्ट्री में करते हैं। जो आज आप मॉडर्न केमिस्ट्री पढ़ रहे हो, जो आधुनिक रसायन विज्ञान आप पढ़ते हो, उस आधुनिक रसायन विज्ञान के जो जनक है यानी जो इसके फाउंडर कह सकते हैं, जो आजकल अपने नए नए स्टार्टअप्स बहुत आ रहे हैं तो उनके फाउंडर, आपको वर्ड पता ही होगा फाउंडर का मीनिंग क्या होता है। तो हम ये कह सकते हैं कि मॉडर्न केमिस्ट्री के जो फाउंडर है वो कौन है? तो हमारे हैं लेवेजियर। कौन है? लेवेजियर। ये लेवेजियर नामक जो साइंटिस्ट थे, इन्होंने ही जो आज अपनी ये मॉडर्न केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं इसके बारे में रिसर्च करी थी या इसके बारे में सबसे पहले बताया था। इसके बाद में हमारे पास में सबसे पहले जो शब्द आता है वो है द्रव्य। तो रसायन विज्ञान की शुरुआत जो है वो द्रव्य यानी मैटर से होती है, क्योंकि हर जगह कहीं भी झगड़ा वगड़ा होता है तो वो किससे होता है? एक मैटर से होता है। कुछ ना कुछ तो मैटर होता ही है ना, है भाई। कभी भी अपन झगड़ते हैं तो क्या पूछते हैं? क्या मैटर हो गया था? तो वही मैटर का मतलब क्या है यहाँ पर, लेकिन तो यहाँ पर मैटर का मतलब झगड़ा न होकर के है द्रव्य। क्या? द्रव्य। और द्रव्य क्या होता है? तो एक ऐसी वस्तु या हम कह सकते हैं कि एक इस प्रकार की चीज जिसके पास में आयतन होता है यानी वॉल्यूम होता है, स्थान गिरती है यानी प्लेस उसको चाहिए होता है, और जड़त्व का गुण प्रदर्शित करती है यानी कि उसके पास में इनर्शिया प्रॉपर्टी भी होती है। इनर्शिया क्या होता है?
तो आपको पता होगा कि इनर्शिया के बारे में अपन ने पढ़ा था फिजिक्स के अंदर, इसीलिए मैंने पहले फिजिक्स पढ़ाई है। तो इनर्शिया का मीनिंग होता है कि कोई भी ऑब्जेक्ट अपनी जो पोजीशन है, जो अपनी स्थिति है, उसके अंदर आप अगर परिवर्तन करोगे, बदलना चाहोगे, तो वह वस्तु जो है हमेशा क्या करेगी, विरोध करेगी। और ये विरोध जो है उसके भार के कारण होता है, और इसी को अपन क्या कहते हैं, जड़त्व कहते हैं। ठीक है, तो ये प्रॉपर्टी किसके पास होती है, द्रव्य के पास में, मैटर के पास में ये होती है। अब जो ये द्रव्य है, जो मैटर है, इस मैटर के जो अलग अलग स्वरूप है यानी अलग अलग रूप है, जैसे कि आपने देखा होगा तो मिट्टी, चीन सॉरी चूना, मोम, दूध, ऑक्सीजन, चीनी, आपके लैपटॉप, कंप्यूटर, मोबाइल, सीपीयू, ये सब जो अलग अलग इसके भाग हैं, ये सब किससे मिलकर बने हैं, पदार्थों से। तो ये द्रव्य के अलग अलग स्वरूप है, अलग अलग रूप है। ठीक है, पदार्थ का जो है क्या होता है, तो निश्चित तो इसके गुण होते हैं, और इसका जो संगठन है यानी जो कंपोजिशन है वो भी फिक्स होता है, डेफिनेट होता है। समझ में आ गई बात, तो ये याद रखना। और इसके उदाहरण आपको बता ही दिए द्रव्य के, जैसे मिट्टी है, मोम है, चूना है, दूध है, ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन है, नाइट्रोजन है, कंप्यूटर कार्बन है, जो भी आपकी इच्छा करे वो सभी इसी के एग्जाम्पल हो जाएंगे। अब हम बात करते हैं हमारे पास में जो अलग अलग द्रव्य है, उस द्रव्य के अलग अलग अवस्थाओं के बारे में, यानी कि स्टेट्स ऑफ मैटर के बारे में अपन बात करेंगे। तो स्टेट्स ऑफ मैटर जो है, जनरली आपने पढ़ा होगा या सुना होगा केवल 3 अवस्थाओं के बारे में, लेकिन मैं आज आप लोगों को बताने वाला हूं कि टोटल होती तो कितनी है, 5 अवस्थाएं होती है, लेकिन जो है मेजर 3 ही है। जो अभी 2 हैं वो है, कह सकते हैं हम कि अंडर रिसर्च है अभी तक। लेकिन वैसे आप क्या कहोगे, तो हमारे जो प्रेजेंट टाइम के साइंटिस्ट है उन्होंने ये मान लिया है कि आपके जो पदार्थ होता है, जो आपका मैटर होता है, द्रव्य होता है, उसकी कितनी अवस्थाएं होती है, 5 अवस्थाएं होती है। तो आने वाले टाइम में आपके जो जनरेशन है अगली, वो 5 टाइप्स के बारे में पढ़ेगी। पहली अवस्था कौन सी आ जाती है, ठोस अवस्था। कौन सी अवस्था आ जाती है, ठोस, यानी कि सॉलिड। तो सॉलिड एक ऐसी अवस्था होती है जिसके पास में निश्चित तो आकार होता है, यानी कि डेफिनेट उसका शेप होता है, और निश्चित ही उसका आयतन होता है, यानी डेफिनेट उसका वॉल्यूम होता है। तो ठोस का मतलब होता है कि एक ऐसी वस्तु जिसका आकार निश्चित होता है और आयतन जो होता है वो भी एक निश्चित होता है। इस प्रकार के वस्तु को हम क्या कहेंगे, तो ठोस कहेंगे। क्या कहेंगे, ठोस कहेंगे, सॉलिड कहेंगे। समझ में आ गई बात। ठीक है, जो ये हमारे सॉलिड होते हैं, इन सॉलिड के पास में दृढ़ता का गुण होता है। दृढ़ता यानी सॉलिडनेस होती है इनके अंदर। क्या होता है बेसिकली, कि ये दृढ़ रहते हैं, मतलब किसी से डरते करते नहीं है। आपने जैसे एक दृढ़ निश्चय कर रखा है कि मुझे जो है लैब अटेंडेंट इस बार लेकर के रहनी है जॉब, तो आपका ये एक दृढ़ निश्चय है, ये आपने ना दृढ़ कर रखा है, आपने एक मजबूती के साथ मान रखा है। तो ये आपका भी एक गुण हो गया कि आप दृढ़ निश्चयी हैं। वैसे ही सॉलिड भी जो है वो दृढ़ निश्चय पहले से कर रखा होता है, इसलिए इसका जो है ये दृढ़ता का गुण दिखाता है। ठीक, इसके एग्जाम्पल क्या क्या हो जाएंगे, तो एग्जाम्पल हो गए आपके लोहा है, पत्थर है, सुई है, बर्फ है, स्टील की बनी हुई कोई भी वस्तु है, कोई भी बोतल है, कोई कंप्यूटर है, प्लास्टिक, आपके कोई भी घर में बाल्टी वगैरह है, ये सब सॉलिड होते हैं। क्या होते हैं, सॉलिड होते हैं। तो सॉलिड के पास में क्या है, निश्चित ही तो आयतन होता है, और निश्चित ही आपका आकार होता है, और दृढ़ता का गुण प्रदर्शित करते हैं। और एग्जाम्पल क्या क्या हो जाएंगे, तो लोहा है, पत्थर है, सुई है, बर्फ है, ठीक है, आपकी गाड़ी है, आपके बाइक है, ये सब जो है इसी के एग्जाम्पल कहलाएंगे। इसके बाद में नेक्स्ट अपने कौन सा आ जाता है, तो नेक्स्ट आ जाता है अपने पास में जो अवस्था आती है वो आती है द्रव अवस्था, यानी कि लिक्विड स्टेट। कौन सी स्टेट आ जाती है, लिक्विड स्टेट के बारे में अपन बात करेंगे। तो द्रव अवस्था यानी लिक्विड स्टेट क्या होती है, तो लिक्विड स्टेट जो है वो एक ऐसी अवस्था है जिसके पास में आकार जो है यानी शेप जो है वो तो अनिश्चित होगा, यानी उसका शेप तो फिक्स नहीं होगा, बदलता हुआ शेप होगा। ठीक है, लेकिन इसका जो आयतन है, जो वॉल्यूम है, वो फिक्स रहता है, वॉल्यूम कभी चेंज नहीं होता है।
सॉलिड के पास में दोनों के दोनों फिक्स रहेंगे। क्या क्या? तो आपके जो आयतन है वो भी फिक्स रहेगा और उसका जो आकार है वो भी फिक्स रहेगा। लेकिन जो हमारे पास में क्या है, हमारे पास में जो हमारा द्रव है, उस द्रव के पास में आकार जो है वो तो अनिश्चित होगा, लेकिन इसका भी आयतन क्या होता है, निश्चित होता है, यानी फिक्स होता है। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। तो नेक्स्ट अपने कौन सा आ जाता है, तो इसके सॉरी द्रव के उदाहरण देख लो। तो आपका जल है, शरबत है, दूध है, शिकंजी है, रबड़ी है। इस प्रकार से ये जितने भी एग्जाम्पल है, आप जो भी वर्तमान में देख आप पी रहे होंगे, गर्मियों के अंदर आपने खूब खाए पिए होंगे, है ना। तो ये सब इसी के एग्जाम्पल है। लिक्विड तो पानी सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है, बस वही से अपन को समझ आ जाता है। इसके बाद में गैस। गैस जो है तो इसके पास में आयतन और आकार दोनों ही अनिश्चित होते हैं, यानी इसका शेप और वॉल्यूम दोनों के दोनों डेफिनेट नहीं होते हैं, यानी फिक्स नहीं रहते हैं। ये अपने आकार और आयतन दोनों के दोनों जो है बदलते रहते हैं। कौन? तो गैस। ठीक है, इसके एग्जाम्पल जितनी भी गैसें हैं, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ठीक है, ये इसके प्रकार से जितनी भी और जितनी भी गैसें हैं, बहुत सारी गैसें आपको पता ही है ना, तो वो सभी आर्गन वगैरह, नियोन वगैरह सभी इसी के अंतर्गत आ गई। इसके बाद ये तीन अवस्थाएं तो आप जो है पढ़ते ही हैं, लेकिन आपका पेपर लैब अटेंडेंट का है, यानी अंडर रिसर्च भी कुछ चीजें हैं तो उनके बारे में पूछा जा सकता है। तो अपन उन चीजों के बारे में भी थोड़ी सी जानकारी लेंगे। और ये चीजें वैसे छोटी क्लासों में आजकल देने भी लग गए हैं, इसलिए हमें इनकी जानकारी होनी चाहिए। तो सबसे पहले आती है आपके चौथी अवस्था, जिसे अपन कहते हैं प्लाज्मा। क्या कहते हैं? प्लाज्मा कहते हैं। तो प्लाज्मा बेसिकली क्या होता है, तो प्लाज्मा को जो है पदार्थ की चौथी अवस्था मानी जा रही है। क्या माना जा रहा है? पदार्थ की चौथी अवस्था के रूप में इसे माना जा रहा है। किसको? प्लाज्मा को। ठीक है ना। इसके उदाहरण देखो प्लाज्मा का। तो प्लाज्मा का उदाहरण हो जाएगा आपके पास में फ्लोरेसेंट ट्यूब के अंदर। जो फ्लोरेसेंट होता है ना, फ्लोरेसेंट ट्यूब मतलब आपका जो ये ट्यूबलाइट वगैरह होती है, इनकी जो ट्यूब बनी हुई होती है, उसके अंदर जो आपका हीलियम गैस है वो विद्युत ऊर्जा के प्रवाह से आयनीकृत हो जाती है और प्रकाश जो है उत्पन्न करने लगती है। तो प्लाज्मा का ही ये एक उदाहरण है। इसी के साथ में सूर्य और जो आपके तारों में प्रकाश का जो कारण है वो भी एक प्लाज्मा के कारण ही ये होता है। समझ में आ गई बात? तो प्लाज्मा जो है पदार्थ की चौथी अवस्था मानी जा रही है। और ये जो है फ्लोरेसेंट ट्यूब के अंदर जो हीलियम होता है वो विद्युत ऊर्जा के प्रवाह से आयनीकृत हो जाता है और प्रकाश उत्पन्न करता है। ये भी एक प्लाज्मा का उदाहरण है। इसी के साथ साथ आपकी जो सूर्य और तारों में प्रकाश का कारण है वो भी किसकी वजह से होता है, तो वो भी आपके प्लाज्मा के कारण ही होता है। ठीक है, चलिए इसके बाद में नेक्स्ट अपने पास में आ जाता है बॉस आइंस्टाइन कंडेंसेट। क्या होता है? बॉस आइंस्टाइन कंडेंसेट। तो ये बॉस आइंस्टाइन कंडेंसेट क्या होती है, तो ये जो है पदार्थ की आपके पांचवी अवस्था मानी जा रही है। और इस अवस्था के गुण क्या है, तो यह अत्यंत कम घनत्व वाली किसी गैस को बहुत कम तापमान तक ठंडा करने पर इस अवस्था का निर्माण होता है। तो बॉस आइंस्टाइन कंडेंसेट जो अवस्था है, इसका निर्माण कब होता है? जब आपके अत्यंत कम घनत्व वाली, यानी बहुत ही ज्यादा कम घनत्व वाली अपन गैस लेते हैं और उस गैस को अपन जब बहुत कम तापमान तक अगर ठंडा करते हैं, तो फिर आपकी जो है बॉस आइंस्टाइन कंडेंसेट अवस्था हमें प्राप्त होती है। ये बॉस आइंस्टाइन कंडेंसेट जो है, ये अवस्था अभी अंडर रिसर्च है, अपने को ज्यादा याद नहीं रखना, जो बस बताया है उतना याद रह जाए तो सफिशियंट है। इसका जो ये नाम है अवस्था का यूनिक, भाई देखो बाकी का नाम है ठोस, द्रव, गैस, प्लाज्मा, ये तो नाम समझ आते हैं, लेकिन ये बॉस आइंस्टाइन कंडेंसेट नाम क्यों? तो ये जो है हमारे भारतीय वैज्ञानिक सत्येंद्र नाथ बोस और जो हमारे अल्बर्ट आइंस्टीन महोदय हैं, उन दोनों के नाम पर इसका नाम रखा गया है बॉस आइंस्टाइन कंडेंसेट। समझ में आ गई बात? तो अगर आपसे पूछा जाए कि जो पदार्थ की पांचवी अवस्था है उसका नाम कौन से वैज्ञानिकों के या कौन से महापुरुषों के नाम पर रखा गया है, तो सत्येंद्र नाथ बोस और अल्बर्ट आइंस्टीन के नाम पर रखा गया है। ये दोनों के दोनों भारत के वैज्ञानिक
हैं जिन्होंने भारत के अंतर्गत विज्ञान के क्षेत्र में बहुत बड़ा योगदान दिया है। इसीलिए इनके नाम को याद रखने के लिए हमने पदार्थ की एक अवस्था की खोज की और वो जो है इन्हीं के नाम से जानी जाती है, तो बॉस आइंस्टाइन कंडेंसेट। हमारे बॉस आइंस्टाइन कंडेंसेट के बाद में आगे बात करते हैं, तो पदार्थ की जो अवस्था है उसके अंदर परिवर्तन किस प्रकार से होता है या कौन सी अवस्था किस में परिवर्तित कब होती है। तो देखिए, तीन अवस्थाएं हैं, कौन कौन सी? ठोस, द्रव और गैस, है ना। इन तीनों अवस्थाओं के अंदर एक दूसरे में परिवर्तन होता रहता है। जब आप ठोस को उष्मा देते हो, यानी ठोस को जब आप गर्म करते हो, तो उसे गर्म करने पर द्रव बनता है, और द्रव को अगर आपने और गर्म किया तो वो गैस में कन्वर्ट होता है। ऐसे ही अगर आपने इसका उल्टा कर दिया, यानी गैस को जो है ठंडा कर दिया, तो ठंडा होकर के वो क्या गैस बन जाएगी? द्रव बन जाएगी। अगर उस द्रव को आपने जो है ठंडा कर दिया तो आपकी क्या बन जाएगी? ठोस अवस्था बन जाएगी। इसका एग्जाम्पल अपन ले सकते हैं पानी को, है ना। तो देखो, पानी के तीन रूप होते हैं। ठोस में तो अपन कहते हैं पानी क्या होगा? बर्फ। द्रव अवस्था में पानी पानी है ही है, ठीक है। मैं तो पानी पानी हो गई, गाना सुना है ना। तो बस वही पानी पानी, ठीक है। और गैस में तो क्या हो जाएगा? वाष्प हो जाएगी, यानी वाष्प बन के जो उड़ती है वो आपकी हो जाएगी अवस्था। तो तीनों अवस्थाएं आपको समझ में आ गई। जब बर्फ को आप थोड़ी देर बाहर रखोगे और गर्म करोगे तो वो पानी में कन्वर्ट होता है, और उस पानी को जब आप और गर्म करोगे तो वो गैस बन के उड़ेगा। लेकिन उस गैस को ही अगर आपने जो है क्या करा, किसी प्लेट वगैरह का ढक्कन रख के रखा, तो वो प्लेट के ऊपर जम जाती है। आप उसको थोड़ी देर छोड़ दीजिए, पूरा का पूरा जो आपकी था क्या, पानी, वो उसके ऊपर भाप के रूप में जम जाएगा। लेकिन जैसे ही गैस बंद करोगे तो वापस से उस प्लेट के ऊपर जो है पानी अपने को दिखने लगेगा। वो पानी वापस इकट्ठा करके आप फ्रीज में डाल दो तो वापस बर्फ बन जाएगा। तो ये तीनों अवस्थाएं इस प्रकार से चेंज होती है। ये केवल पानी, बर्फ और इनके लिए नहीं है, ये कई सारी ऐसी वस्तुएं होती है। जैसे प्लास्टिक है, आप प्लास्टिक को जो है थोड़ा सा गर्म करिए, वो द्रव के रूप में परिवर्तित होता है। लेकिन उस द्रव को भी आप जलाते जाइए तो वो फिर गैस के रूप में बन करके उड़ता है ना। तो ये सब उसी के एग्जाम्पल हैं। अब अपन ने देखो द्रव्य के बारे में समझा। द्रव्य के जो विभिन्न स्वरूप है उन्हें अपन पदार्थ कहते हैं, और फिर पदार्थ के अंतर्गत अपन ने जो है किसके बारे में बात करी, तो द्रव्य की जो अलग अलग अवस्थाएं हैं, जैसे ठोस, द्रव, गैस, प्लाज्मा, बॉस आइंस्टाइन कंडेंसेट, और पदार्थ की जो अवस्थाओं में परिवर्तन होता है, द्रव से ठोस, ठोस से द्रव, द्रव से गैस, गैस से द्रव, द्रव से ठोस, इस प्रकार से। तो ये कब होता है? मैंने बता ही दिया। जब आप उष्मा दोगे तो ठोस द्रव में, द्रव गैस में, गैस को शीतल करोगे तो द्रव, द्रव को शीतल करोगे तो ठोस, ठीक। इसके बाद में बात आ जाती है, अब अपने नेक्स्ट तत्व की बात करते हैं। नेक्स्ट अपना नया शब्द क्या आ जाता है? तत्व आता है, यानी एलिमेंट। तो ये तत्व क्या होता है? तो तत्व के बारे में सबसे पहले हमारे जो पूरी की पूरी रसायन विज्ञान के जनक है लेवेजियर, एंटोनी लॉरेंट लेवेजियर नामक वैज्ञानिक ने जो है तत्व की परिभाषा दी थी, ठीक। इन्होंने जो है पहली बार हम ये कह सकते हैं कि प्रयोगात्मक रूप से, यानी प्रयोग, एक्सपेरिमेंट कर करके जो प्रूव करा था, तो वो किसने करी थी? वो केवल आपके लेवेजियर नामक साइंटिस्ट जो है, इन्होंने ही इस को प्रूव किया था। तत्व होता क्या है बेसिकली? तो तत्व जो है किसी भी पदार्थ, यानी किसी भी आपके मैटर का एक ऐसा रूप होता है जो किसी भी रासायनिक अभिक्रिया के द्वारा या अन्य कोई भी आपने जो है रिएक्शन वगैरह कुछ भी करवा दी, तो वो आपका सरल पदार्थों में विभाजित नहीं हो सकता है। उसे हम क्या कहते हैं? तत्व कहते हैं। तो तत्व क्या होता है? पदार्थ का वह भाग होता है जो रासायनिक अभिक्रिया के द्वारा भी अन्य सरल पदार्थों में विभाजित नहीं किया जा सकता। उसे हम क्या कहते हैं? तत्व कहते हैं, एलिमेंट कहते हैं, ठीक है ना। फिर हमारे तत्व के अंतर्गत दो भाग आ जाते हैं। पहला आता है आपके धातु। कौन आता है? धातु। धातु का मतलब है मेटल। तो मेटल क्या होते हैं? तो मेटल एक प्रकार के पदार्थ हैं, और वो ऐसे पदार्थ होते हैं जो चमकीले, ताप और विद्युत के सुचालक होते हैं। तो धातु जो है वो कैसी होती है? चमकीली होती है और
टेम्परेचर और इलेक्ट्रिसिटी दोनों के सुचालक होती है। ये तन्य होती है, यानी आप जो है धातु को खींच करके तान कैसे मतलब खींचोगे तो एक तार के रूप में बदलना जो है ये शुरू कर देती है, यानी कि तन्य होती है, तानने लायक होती है, यानी आप इसको तनाव दे सकते हो। बेसिकली इसका मीनिंग ये होता है, तन्य मतलब जिस वस्तु को आप तनाव दे सको, है ना। तनाव का मतलब क्या हुआ, खिंचाव, टेंशन, जो अपन ने फिजिक्स में पढ़ा है। फिर इसके अंदर आघात वर्धनीयता होती है। आघात वर्धनीयता का मतलब है कि इसके अंदर जो है मेलेबिलिटी मेलेबिलिटी मेलिएबिलिटी और इंग्लिश में कहते हैं इसको, ठीक है ना। आघात वर्धनीयता को क्या कहते हैं, मेलिएबिलिटी। मेलिएबिलिटी का मतलब होता है कि अगर आपके पास कोई ऐसा जो है, मान लीजिए कोई बॉक्स बना हुआ है, और अगर वो बॉक्स धातु का बना हुआ, किसका, मेटल का बना हुआ, तो जैसे ही आप इसके ऊपर वार करोगे, ये एकदम से प्लेट के रूप में ऐसे ना चौड़ा होकर के फैल जाएगा। समझ में आई बात, मतलब टूटेगा करेगा नहीं, वो एकदम से प्लेट के रूप में कन्वर्ट हो जाएगा, यानी तन जाएगा एकदम से। पूरा जो है आघात को सहन करके एकदम से पूरा का पूरा ये बढ़ करके क्या हो जाएगा, प्लेट के रूप में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। कौन, धातु। इसके अलावा याद रखना एक एक्सेप्शन, कि जो पारा होता है जिसे अपन मरकरी कहते हैं, Hg, है ना। तो पारा जो होता है वो सामान्य ताप पर यानी नॉर्मल टेम्परेचर पर द्रव अवस्था में पाया जाने वाला, यानी लिक्विड स्टेट के अंदर पाया जाने वाला एकमात्र धातु है। तो वो कौन सा है, आपका पारा यानी मरकरी। ये एक ऐसा धातु है, मतलब ये है तो क्या वैसे, द्रव, ठीक है ना, लेकिन फिर भी हम इसे किसमें कन्वर्ट करते हैं, तो ये जो है हमारे धातु के अंदर काउंट होता है। और धातु के अंदर जनरली जितने भी आपके तत्व आएंगे वो सभी कैसे होंगे, सॉलिड होंगे, यानी ठोस होंगे। लेकिन पारा एक इसका एक्सेप्शन है या अपवाद है, कि पारा जो है वो द्रव अवस्था में पाया जाने वाला एक धातु है, ठीक है। उदाहरण देखिए, तो जितनी भी धातु है आपकी, कुछ महंगी धातु है जैसे सोना, चांदी, प्लेटिनम, ठीक है। कुछ सस्ती है जैसे लोहा, आपका एल्यूमिनियम, आपका कॉपर, ये सब जो है आपके क्या है, धातु के एग्जाम्पल हो जाएंगे। समझ में आ गई बात, ठीक है। तो यहाँ पर अपने धातु क्लियर हुआ। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट अपने आता है क्या, अधातु। तो भाई धातु के बाद में कौन आएगा, सीधी सी बात है, अधातु ही तो आएगा। तो धातु के बाद में बात आ जाती है अधातु की। अधातु तो जो होंगे वो अलग अलग रंगों के होंगे, लाल, पीले, नीले, गुलाबी, ऐसे, जो लड़कियों को पसंद होंगे, आपको पता ही है ना। कोविड में एक डायलॉग भी वायरल हुआ था कि लड़कियां कह रही है कि भाई हमको कोरोना भी है ना लाल, पीला, नीला दिखाओ, हमको तो ये जो है ना पसंद नहीं आया। तो वैसे ही ये जो अधातु होता है ये ज्यादा लड़कियों का फेवरेट होता है, क्योंकि इसके पास में बहुत सारे अलग 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 कलर होते हैं। लेकिन धातु जो होता है ना, वो जनरली किस कलर का होगा, या तो चमकीला हो जाएगा, या फिर जो है ब्लैक कलर का और इस टाइप का होगा, ठीक है। ज्यादा उसके पास में अलग अलग कोई एकदम चटक पटक से जो रंग होते हैं, जो दिखाई देते अलग से, वो नहीं होते हैं। लेकिन अधातुओं के पास में वो सभी रंग पाए जाते हैं। ये जो है ताप यानी टेम्परेचर और विद्युत यानी इलेक्ट्रिसिटी के कुचालक होते हैं। कौन, अधातु जो होते हैं वो टेम्परेचर और आपकी इलेक्ट्रिसिटी के कुचालक होते हैं, यानी नॉन कंडक्टर होते हैं। कुचालक मतलब नॉन कंडक्टर, चालक मतलब कंडक्टर। और ना ही तो ये चमकीले होते क्योंकि तो विभिन्न रंग के हैं, और आघात वर्धनता इनमें नहीं होती है। आघात वर्धनता नहीं होती है, इसका मतलब ये हुआ कि ये जो है, अगर आपने इसके ऊपर वार किया, आपने इसके ऊपर हथौड़े से मारा, तो ये चौड़ा नहीं होने वाला, वो टूट जाएगा, टुकड़े टुकड़े हो जाएगा। समझ में आ गई बात। तो ये है इसका आघात वर्धनता का गुण, जो कि अधातु के अंदर नहीं पाया जाता। तो अधातु में एग्जाम्पल कौन कौन से आ जाएंगे आपके, हाइड्रोजन गैस है, ऑक्सीजन गैस है, आयोडीन है, कार्बन है, ठीक है, नाइट्रोजन है, ये सब जो है अधातु के एग्जाम्पल कहलाते हैं। अब ऐसा तो है नहीं जरूरी कि सभी के सभी तत्व धातु और अधातु में ही आप जो है केवल डिवाइड कर सको। अपने पास में यहाँ पर उपधातु का कॉन्सेप्ट भी आता है, यानी ऐसे पदार्थ जिनके पास में धातु और अधातु दोनों के गुण होंगे। क्या होंगे, धातु और अधातु, मेटल और नॉन मेटल, दोनों के दोनों गुण पाए जाएंगे, किसके अंदर, उपधातु के अंदर, ठीक है। मेलोइड्स जिन्हें कहा जाता है, या सब मेटल कहते हैं, ठीक है।
उदाहरण इसके कौन कौन से हैं, तो उदाहरण याद रखना, बोरोन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, ये सब इसके एग्जाम्पल है जो कि आपके आवर्त सारणी के अंदर दिए हुए होते हैं। ठीक है, तो ये उप धातु जो है आपको याद रखने हैं, क्योंकि सीधा सा क्वेश्चन कई बार ऐसा पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा उप धातु है। तो जो आपको ये 3-4 नाम बताए हैं उप धातुओं के, ये अच्छे से रट लेना, इन्हीं में से कोई ना कोई एक ऑप्शन में मिलेगा, वो टिक करके आ जाना कि ये एक उप धातु है। तो उप धातु कौन कौन सी होती है, बोरॉन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, ये सब जो है उप धातु है। ठीक है, तो ये अपने तत्व के बारे में बात हुई, और तत्वों को अपन ने 3 भागों में बांट दिया, कौन कौन से, धातु, अधातु और उप धातु। इसके बाद में अपने बात कर, देखो आपको इसमें याद रखिएगा कि ये जो अपने पास सिलिकॉन है और जो ये अपना जर्मेनियम है, ये दोनों उप धातु है, साथ ही साथ ये अर्धचालक भी होते हैं, यानी सेमी कंडक्टर भी होते हैं। क्या होते हैं, सेमी कंडक्टर भी होते हैं, अर्धचालक भी होते हैं। और इसीलिए सिलिकॉन और जर्मेनियम और इनका उपयोग अपन आजकल कहाँ पर कर रहे हैं, तो आईसी के अंदर, यानी कि इंटीग्रेटेड जो सर्किट है, जो आपने देखा होगा कि अपनी जो मोबाइल है, लैपटॉप है, कंप्यूटर है, इनके अंदर एक ग्रीन कलर का बोर्ड होता है और उसके ऊपर जो छोटे से जो है डॉट वगैरह मिल मिल करके बहुत सारी चीजें बनाई जाती है। तो वो जो पूरा ग्रीन कलर का होता है ना पार्ट, उसी को अपन कहते हैं इंटीग्रेटेड सर्किट। और वो किससे बनाए हुए होते हैं, तो सिलिकॉन और जर्मेनियम से। अब बात करते हैं अपने नेक्स्ट टर्म आ जाता है, देखो पदार्थ समझा, तत्व समझा। अब अपन बात करेंगे यौगिक के बारे में। किसके बारे में, यौगिक के बारे में, यानी कि आपके कंपाउंड के बारे में। तो कंपाउंड क्या होता है, तो वह पदार्थ जो 2 या 2 से अधिक तत्वों के नियत अनुपात यानी फिक्स अनुपात में रासायनिक संयोग से बना है, उसे हम क्या कहेंगे, यौगिक कहेंगे। तो ये यौगिक जो है एक इस प्रकार का पदार्थ होता है जिसके पास में 2 या 2 से अधिक तत्व होते हैं और वो एक फिक्स रेशियो में होते हैं, और उन्हें जब मिलाया जाता है फिक्स रेशियो के अंदर, तो जो है आपके ये प्राप्त होते हैं। इसके उदाहरण आप देख सकते हैं, जैसे जल। तो जल के अंदर फिक्स है H2O, यानी 2 अणु आपके हाइड्रोजन के और एक ऑक्सीजन का मिलेगा तो ऑटोमेटिकली जल बन जाता है। ऐसे ही मीथेन है तो CH4, नमक है तो NaCl, चीनी है आपके पास में ग्लूकोज, ठीक है, C6H12O6। तो ये सब जो है आपके किसके एग्जाम्पल है, यौगिक के एग्जाम्पल हो जाएंगे, जिसके अंदर क्या होगा, 2 या 2 से अधिक तत्व होंगे, वो मिलेंगे लेकिन एक फिक्स अनुपात के अंदर। ठीक है ना, वो अनुपात कभी भी चेंज नहीं होगा। जैसे आपका जल है तो जल का फॉर्मूला क्या है, H2O, यानी 2 तो आपके हाइड्रोजन और एक आपका ऑक्सीजन। तो अब चाहे ये पानी आपके घर का हो, चाहे मेरे घर का हो, चाहे आरओ का हो, चाहे हिंद महासागर के एकदम तलहटी से लाया गया पानी हो, पानी पानी होगा। तो फिर उसका जो है क्या होगा आपके, अरे भाई उसका जो रासायनिक संयोग होगा, अनुपात होगा, वो फिक्स होगा, H2O तो H2O ही रहेगा। ठीक है, इसके बाद में यौगिक के बाद नेक्स्ट अपने आ जाता है मिश्रण। क्या आ जाता है, मिश्रण। मिश्रण को इंग्लिश में कहते हैं मिक्सर। किसकी बात कर रहे हैं अपन, मिक्सर की बात कर रहे हैं। तो मिक्सर का मतलब होता है 2 या 2 से अधिक जब शुद्ध तत्वों यानी कि प्योर एलिमेंट्स या यौगिकों को मिलकर बनाने बनने वाले पदार्थ को अपन मिश्रण कहते हैं, यानी मिक्सर कहते हैं। तो मिश्रण का मतलब क्या है, जब आपके 2 या 2 से अधिक शुद्ध रूप से तत्व या यौगिक जो होते हैं उनको मिलाते हैं, और फिर उनको मिलाने के बाद में जो बनने वाला पदार्थ है, उस पदार्थ का नाम क्या होता है, मिश्रण नाम होता है, मिक्सर उसे कहते हैं। ये जो मिश्रण है ये अपने 2 प्रकार के होते हैं। मिश्रण कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के मिश्रण होते हैं। एक होता है समांगी मिश्रण और दूसरा होता है विषमांगी मिश्रण। तो पहला कौन सा होता है, समांगी मिश्रण, और दूसरा होता है विषमांगी मिश्रण। तो समांगी मिश्रण क्या है, तो समांगी मिश्रण का मतलब होता है कि इसके अंदर आपके जो भी तत्व या यौगिक है वो एक समान होंगे। इसका जो कंपोजिशन होगा वो कैसा होगा, एक समान होगा, यानी फिक्स एक रेशियो के अंदर जो है कंपोजिशन किया हुआ होगा। किसका, समांगी मिश्रण का। ठीक है, और इस समांगी मिश्रण को ही अपन विलयन भी कहते हैं, यानी सॉल्यूशन भी
कहते हैं। क्या कहते हैं? विलयन भी कहते हैं। उदाहरण अपने पास में हो जाएगा कौन सा? तो चीनी और नमक का जो है जल में विलयन जब अपन करते हैं तो वो एक समांगी मिश्रण का उदाहरण है। क्योंकि जो आपका चीनी और नमक है ये दोनों के दोनों पानी में घुल जाएंगे, और पानी में जब अच्छे तरीके से घुल गए तो इनका जो संगठन है वो क्या आप ऊपर से जब ये मिक्स किया हुआ पियोगे तो अलग दिखेगा, बीच में से पियोगे तो अलग दिखेगा, नीचे से पियोगे तो अलग टेस्ट आएगा क्या? बिल्कुल नहीं भाई। आपका जो नींबू पानी है उसको आप जो है गिलास को फोड़ भी दोगे और नीचे किसी तपेले में डाल के पी लोगे, किसी भगोनी में डाल के पियोगे, तब भी टेस्ट वो का वो ही आता है। क्यों? कि उसका जो कंपोजिशन है, जो संगठन है, वो एक समान है, इसलिए। समझ में आ गई बात? तो समांगी मिश्रण क्या होता है? जिसका संगठन एक समान होता है, और समांगी मिश्रण को अपन विलयन भी कहते हैं। ठीक, उदाहरण क्या है? चीनी और नमक का जल विलयन। इसके बाद में नेक्स्ट आ जाता है विषमांगी मिश्रण। तो विषमांगी यानी आपका हेट्रोजीनियस मिक्सर। ठीक है, समांगी का मतलब होता है होमोजीनियस मिक्सर, और विषमांगी मिश्रण का मतलब होता है संगठन असमान होगा। विषमांगी मिश्रण यानी हेट्रोजीनियस, और हेट्रोजीनियस का मतलब है कि जो इसका कंपोजिशन होगा, जो संगठन होगा, वो असमान होगा, यानी सेम नहीं होगा, अलग अलग होगा। आपको जो दो अलग अलग तत्व या यौगिक मिलाए जाएंगे वो आपको सामने ही दिख जाएंगे कि इसके अंदर ये मिक्स किया गया है। ठीक है, उसे अपन क्या कहेंगे? विषमांगी मिश्रण कहेंगे, हेट्रोजीनियस मिक्सर कहेंगे। उदाहरण के लिए, जैसे आपने बालू मिट्टी ले ली और उसके अंदर आपने चीनी मिला दी, तो क्या चीनी पड़ी पड़ी उसमें मिल जाएगी क्या? या बालू मिट्टी उसके अंदर मिलेगी? कुछ भी नहीं मिलेगा। बालू और चीनी सामने ही जो है आपको अलग अलग दिखाई देंगे कि ये चीनी का दाना है, ये मिट्टी है। समझ में आ गई बात? तो ऐसे मिक्सर को या ऐसे मिश्रण को अपन क्या कहते हैं? विषमांगी मिश्रण कहते हैं, हेट्रोजीनियस मिक्सर कहते हैं। ठीक है, इसके बाद एक विषमांगी मिश्रण का स्पेशल केस है, जिसे अपन कहते हैं कोलाइडल विलयन। क्या कहते हैं? कोलाइडल विलयन। ठीक है ना? तो बेसिकली कोलाइडल विलयन का मतलब क्या है? तो कोलाइडल विलयन एक विषमांगी मिश्रण होता है। क्या होता है? विषमांगी मिश्रण होता है। और कोलाइडल विलयन का मतलब है कि आपने जो है विलय, ये जो विलयन है, इसके अंदर विलय कणों का इस प्रकार से मिलान कर दिया कि वो बहुत छोटे तो होते हैं, लेकिन अपने को आंख से दिखाई नहीं देंगे। अपने को आप अलग से देखोगे, आप दूर से देखोगे तो आपको समांगी ही प्रतीत होंगे। लेकिन जब आप इसे जो है किसी रासायनिक विधि के द्वारा देखोगे, तब आपको जो है ये क्या दिखाई देगा? विषमांगी मिश्रण दिखाई देगा। तो ये विषमांगी क्यों दिखाई दे रहा है, ये हमने कैसे प्रूव किया, या कैसे प्रूव किया था इसको? तो आपने पहले के या जो है लेटेस्ट घर कहीं देखा हो, तो आपने जो पुराने घर हुआ करते थे जिसमें ऊपर अपने छतों के ऊपर जो है मिट्टी के बने हुए जो नलिये होते थे वो लगे होते थे, है ना? और उसमें क्या होता था, घर के अंदर उसमें ऊपर अगर कहीं गैप है तो वहां से एक पूरे के पूरे प्रकाश की किरण आती थी, यानी लाइट की रे आती थी। तो उस लाइट की रे के अंदर आपको डॉट 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 दिखाई देते होंगे, आपने देखा होगा। अदरवाइज आज भी अगर आपको देखना है तो आप अपनी छत के ऊपर छोटा सा छेद करवा देना, वहां से जो प्रकाश आपके घर में आएगा, फिर उस प्रकाश को आप बैठे बैठे कहीं से देखना, तो आपको पता चलेगा कि जो है ना डस्ट होता है, जो कण होते हैं छोटे छोटे, वैसे गोल 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 घूम रहे हैं और नीचे उतर रहे हैं। तो ये हमें क्या बताता है? इस प्रयोग से जब ये आपका ये देखा गया कि ऊपर से अपन देखेंगे तो इस प्रकार के कण जो है हमें दिखाई देते हैं साफ सफाई के बाद भी, तो वो जो कण है वो क्या, कि वो कण की वजह से क्या हो रहा है कि जो हमारा विलयन है वो कोलाइडी विलयन कहलाता है, और वो विषमांगी मिश्रण बन जाता है। अगर ऐसे ही हम दूध को देखें, तो दूध जब है हम ऐसे सामने देखेंगे तो हमें क्या लगेगा कि ये तो दूध ही है, क्या दिक्कत है? लेकिन उसके अंदर ऐसे छोटे छोटे जो है कण होते हैं जो हमें जो है दिखाई नहीं देते, लेकिन वो कहीं ना कहीं प्रकाश को जो है फैला देते हैं। ठीक है, तो उससे ही फिर ये प्रूव हुआ कि हाँ, जो है जो आपका कोई ना कोई तो ऐसा प्रभाव है। ठीक है, और जो ये प्रयोग किया गया तो फिर जिस प्रभाव की बात आई, वो प्रभाव अपना क्या था? टिंडल प्रभाव था। क्या था? टिंडल प्रभाव था। इसके अंदर बेसिकली क्या था
कि आपने जो भी विलियन बनाया है, अगर आपको नहीं लगता कि ये विषमांगी नहीं है, आपका ये समांगी है, तो आप क्या करिए, उस के ऊपर प्रकाश की किरणों को जो है डालिए। क्या करिए, प्रकाश की किरणों को डालिए, यानी लाइट की रेज को डालिए उसके ऊपर। अगर लाइट की रेज जो है वो फैल जाती है, तो आप समझ जाइए कि जो पदार्थ है आपके पास में वो एक विलियन है। और कैसा विलियन है, कोलाइडल विलियन है, जो विषमांगी मिश्रण का एक उदाहरण है। ठीक है, और इसका कोलाइडी विलियन का बेस्ट एग्जांपल है दूध हमारा। अब अगर हमें इनको अलग करना है, तो भाई जो दूध है, जैसे इसके अंदर कुछ ना कुछ कण होते हैं जिसी वजह से ये टिंडल प्रभाव दिखा रहा है, तो ऐसे ही अगर हमारे पास में बहुत सारे ऐसे बच्चे आ जाए, है ना, प्रयोग के दौरान, कि सर जो है ये देखो दूध के अंदर मुझे भी कण दिखाई दे रहा है, दूध के अंदर मुझे भी कण दिखाई दे रहा है, तो जब ये एक्सपेरिमेंट हुआ तो फिर इनको हमें क्या करना होगा, कणों को दूर दूर करना होगा। तो दूर दूर करने के लिए स्कंदन के द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा किया जाता है, तो इनका पृथक्करण जो है, इनको जो अलग अलग है कोलाइडल कणों को करने के लिए क्या विधि है, स्कंदन विधि है। समझ में आ गई बात। आप इनको ऐसा नहीं है कि दूध को छान लोगे तो बाहर आ जाएंगे, नहीं आएगा, दूध फिर भी पहले जैसा ही रहेगा, कोलाइडल विलियन ही। हाँ, स्कंदन कर देंगे तो फिर क्या होगा कि उसमें से जो है आपके सब कुछ उतर जाएगा, केवल फिर जो है शुद्ध रूप से आपका दूध रहेगा। समझ में आ गई बात। इसके अलावा पानी के अंदर जो अलग 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 प्रकार की आपके अशुद्धियां मिली हुई होती है, जैसे आपके मिट्टी है, छोटे छोटे कण है, घास फूस है, इस प्रकार के, तो जो ये छोटे छोटे कण अगर पानी में मिल जाते हैं, तो फिर ऐसे कणों को हमें पृथक करने के लिए, यानी अलग करने के लिए क्या करना चाहिए, कि उस पानी के अंदर फिटकरी का उपयोग करना चाहिए। किसका उपयोग करना चाहिए, फिटकरी का उपयोग करना चाहिए। इस फिटकरी से क्या होगा, तो फिटकरी के पास में बेसिकली क्या होता है, एल्यूमिनियम+2 आयन जो है ऋणावेशित कोलाइडी अशुद्धियों को स्कंदित कर देने की पावर रखता है। कौन, फिटकरी जो होती है, इस फिटकरी के पास में एल्यूमिनियम+2 होता है, और ये एल्यूमिनियम+2 जो है आपके जितने भी ऋणावेशित कोलाइडी अशुद्धियां हैं, यानी आपके नेगेटिव कोलाइडल जितने भी इम्प्योरिटीज हैं, उनको स्कंदित कौन कर देता है, एल्यूमिनियम+2। समझ में आ गई बात। तो हमें पानी को अगर शुद्ध करना है, अशुद्धियों को हटाना है, तो फिटकरी का उपयोग करना चाहिए। इस फिटकरी का जो रासायनिक नाम है वो क्या है, यानी केमिकल नेम क्या है इसका, तो केमिकल नेम है पोटास एलम। ठीक है, तो ये पूछा जा सकता है क्योंकि आपके सिलेबस में स्पष्ट मेंशन किया हुआ है कि जितने भी आपके अलग अलग कंपाउंड्स होते हैं उनके साइंटिफिक नेम आपको पता होने चाहिए। तो आपका जो फिटकरी है उसका साइंटिफिक नेम क्या हो जाएगा, पोटास एलम। इसका जो सूत्र होगा रासायनिक वो क्या होगा, तो KAl, यानी पोटेशियम एल्यूमिनियम सल्फेट .24H2O। ये जो है हमारा एक पोटास एलम है जिसे अपन फिटकरी कहते हैं। ठीक है, तो फिटकरी को पोटास एलम कहेंगे। फॉर्मूला क्या हो जाएगा, KAl ब्रैकेट SO4 ब्रैकेट बंद 2.24H2O, पोटेशियम एल्यूमिनियम सल्फेट .24H2O। समझ में आ गई बात, यहाँ तक की क्लियर है। तो ये अपन ने अभी पढ़ा है कोलाइडल विलियन के बारे में। ठीक है दोस्तों, तो अब जो है अपन ने आज ऑलरेडी वैसे भी बहुत ज़्यादा ही पढ़ ली केमिस्ट्री को, है ना, लगभग 40 मिनट का लेक्चर होने आया होगा। तो अब अपन बात करेंगे अगले वीडियो के अंदर। तब तक के लिए बाय बाय, लव यू ऑल ऑफ यू, प्लीज़ टेक केयर एंड प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ में इसे शेयर जरूर करें, ताकि सभी बच्चों को एक अच्छा कंटेंट लगभग जो है बहुत ही कम पैसों के अंदर, या हम ये कह सकते हैं लगभग फ्री के बराबर, यार 199 कोई फीस नहीं है इतने बड़े कोर्स को पूरा करवाने की, है ना, तो इतने में आपको कोर्स दिया जा रहा है। तो अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिएगा। धन्यवाद।